दूसरा आधा दिन भी गुजर गया। दोपहर के बाद शाहदीन ने मुझे एक लंबे फल वाला चाकू दिया। कमांडो चाकू की तरह उसके एक जानिब दंदाने नहीं थे, सिर्फ फल ही था, मगर ये जरूरत के वक्त मेरे काम आ सकता था। मैंने उसी रात कमांडो अटैक का प्रोग्राम तय कर लिया था। अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था कि मैंने अपनी चीजों को चेक किया। जहरीला बॉल पॉइंट मेरे पास ही था। मैंने खद्दर के कपड़े उतार कर अपनी पुरानी पतलून और कमीज पहन ली, पाँव में बूट भी पहन लिए। जहरीला बॉल पॉइंट पतलून की अकबी जेब में संभाल कर रख लिया। चाकू मैंने पतलून की आम जेब में बंद करके रख लिया। मेरे पास इंडियन करेंसी नोट थे, उन्हें मैंने प्लास्टिक के लिफाफे में तह करके रख लिया। शाहदीन कहने लगा, यहाँ से थोड़ी दूर आगे दरिया के किनारे एक घाट है, वहां से देहाती लोग, फैक्ट्री के मजदूर लोग कश्ती के जरिए दरिया पार करके शहर जाते हैं। अभी शाम नहीं हुई, तुम्हें कश्ती मिल जाएगी। अंधेरा होने के बाद घाट बंद हो जाता है। मैंने शाहदीन से हाथ मिलाकर उसे खुदा हाफिज कहा। वो अंदर ही बैठा रहा और मैं वहां से निकलकर दरिया की तरफ चल पड़ा। बादल उसी तरह छाए हुए थे। रात को बूंदाबांदी भी जरूर हुई थी, मगर अब बूंदाबांदी रुकी हुई थी। मैं खेतों से होकर दरिया के किनारे पर आ गया, फिर दरिया के साथ साथ चलने लगा। कोई एक फरलांग के फासले पर एक घाट दिखाई दिया। वहां एक बड़ी कश्ती खड़ी थी, उसमें मुसाफिर सवार थे। औरतें थीं जो गठरियां थैले लिए बैठी थीं। ये सब बंगाली मजदूर और देहाती लोग थे जो कलकत्ते से जहां फैक्ट्रियों में काम करने आते थे। मालूम हुआ कि यह कश्ती सिर्फ दरिया पार जा रही है। आगे चंद्रनगर को जाने वाली कश्ती थोड़ी देर बाद आएगी। मैं घाट पर एक तरफ होकर बैठ गया। अपनी वजाकता से मैं किसी फैक्ट्री में काम करने वाला क्लर्क लगता था। मेरा रंग खिलता हुआ था और बंगालियों जैसा सांवला नहीं था, लेकिन कलकत्ते में खिलते हुए रंग वाले बंगाली मर्द और औरतें भी देखने में आई थीं, इसलिए मैं वहां अजनबी नहीं लगता था। दरिया पार कराने वाली कश्ती में जब मुसाफिर बैठ गए तो वो दरिया में चल पड़ी। इतने में ऊपर से एक और कश्ती आकर घाट पर खड़ी हो गई। ये पहली कश्ती से ज्यादा बड़ी थी। दोनों किनारों पर बंगाली मल्लाह लंबे लंबे बांस हाथों में लिए कश्ती को किनारे की तरफ ला रहे थे। ये कश्ती मुसाफिरों से भरी हुई थी। मालूम हुआ कि ये कश्ती चंद्रनगर को जाएगी। पहले मुसाफिर उतर गए, दूसरे मुसाफिर बैठने लगे, मैं भी बैठ गया। मल्लाह ने मुझसे 2 रुपए किराया लिया। अंधेरा होने लगा था जब कश्ती घाट से दरिया के बहाव की जानिब चल पड़ी। चूंकि यह दरिया के बहाव के साथ चल रही थी, इसीलिए इसकी रफ्तार कुदरती तौर पर ज्यादा थी। फिर भी कश्ती के दोनों सिरों पर खड़े मल्लाह डांड चला रहे थे और कश्ती के तवाजुन को बरकरार रखे हुए थे। काफी देर तक कश्ती दरिया में बहती रही। दोनों जानिब कलकत्ता शहर की रोशनियां कुछ दूर तक नजर आती रहीं, फिर दोनों के पीछे छुप गईं। किनारों पर अंधेरा छा गया। मैंने एक बंगाली से पूछा कि चंद्रनगर अभी कितनी दूर है। उसने बताया कि अभी 2 घंटे लगेंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मैं खुद चाहता था कि रात गहरी हो चुकी हो तो चंद्रनगर पहुंचूं, लेकिन रात के 9:30 बज रहे थे कि कश्ती चंद्रनगर के घाट पर पहुंचकर रुक गई। दूसरे मुसाफिरों के साथ मैं भी कश्ती से उतर पड़ा और जिस तरफ चंद्रनगर शहर की रोशनियां नजर आ रही थीं, उस तरफ चल पड़ा। मैं दरिया के किनारे के साथ साथ चल रहा था। उसी रुख पर कोई 7-8 मील के फासले पर मेरा टारगेट था, यानी वो ऊंचा टिब्बा जिस पर पुरानी तारीखी इमारत के तहखाने में पाक फौज का जवान कैद में था। रास्ता सरकंडों और झाड़ियों के दरमियान एक पगडंडी की शक्ल में था। जहां अंधेरा था, शुरू में थोड़ी दिक्कत महसूस हुई, फिर अंधेरे में भी पगडंडी नजर आने लगी और मैं उस पर चल पड़ा। उस वक्त मुझे सिर्फ 2 बातों का खतरा महसूस हो रहा था। पहला खतरा तो ये था कि कहीं इधर उधर किसी झाड़ी से कोई सांप न निकल आए। दूसरा खतरा इस बात का था कि कहीं बारिश न शुरू हो जाए। कलकत्ते में ये बरसात की आखिर थी, लेकिन इन दिनों वहां खूब बारिशें होती थीं। खुदा का शुक्र था कि अभी तक बारिश शुरू नहीं हुई थी। मेरी बाईं जानिब चंद्रनगर शहर की कुछ फासले पर रोशनियां थीं। चलते चलते मैं चंद्रनगर की रोशनियों से आगे निकल आया। पगडंडी कहीं खत्म हो जाती या दूसरी तरफ मुड़ जाती तो मैं अपनी समत को बरकरार रखते हुए दरिया के साथ साथ झाड़ियों और सरकंडों में से गुजरने लगता। कुछ दूर चलने के बाद फिर कोई पगडंडी आ जाती। जहां जहां से लोग दरिया पार करते थे वहां वहां पगडंडियां बनी हुई थीं। अंधेरी रात थी। मैं आंखें खोलकर दूर तक देखने की कोशिश कर रहा था। अपने अंदाजे के मुताबिक मैं चंद्रनगर से 6-7 मील दरिया के किनारे किनारे आगे निकल आया था। कैप्टन सानियाल की गाड़ी में मैं तकरीबन इतना ही फासला तय करके पुरानी इमारत के टिब्बे पर पहुंचा था। आखिर मुझे दरिया के किनारे दूर एक ऊंची जगह पर दूर रोशनियां झिलमिलाती दिखाई दी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया रोशनियां साफ होती गईं। मैंने इन रोशनियों में पुरानी इमारत वाले ऊंचे टीले या टिब्बे को देखा। अंधेरे में टिब्बे के ऊपर इमारत के खंडर का खाका सा नजर आ रहा था। उसकी एक जानिब थोड़े थोड़े फासले पर बिजली के 2 बल्ब रोशन थे। मैं एक तरफ झाड़ियों में बैठ गया। इस रोशनी में मुझे 2 इंसानी साए फिरते दिखाई दिए। ये सिक्योरिटी फोर्स के आदमी ही हो सकते थे जो रात की ड्यूटी पर थे। मैं टिब्बे के मजीद करीब चला गया, जहां मैंने साफ तौर पर 2 फौजियों को देखा जो कांधों पर राइफलें लटकाए आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ से दूसरी तरफ चलकर पहरा दे रहे थे। वहां से मुझे वो सिपाही नजर नहीं आ रहा था जिसके बारे में कैप्टन सानियाल ने मुझे बताया था कि वो तहखाने के जीने के बाहर पहरे पर मौजूद होता है। उस सिपाही के पास तहखाने की आहनी दरवाजे की चाबी होती थी। मैंने जिस हिसाब से कमांडो ऑपरेशन की मंसूबाबंदी की थी उस पर अमल करते हुए मैं वहां से हटकर दाएं जानिब झुककर चलते हुए दरिया के किनारे पर आकर बैठ गया।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। वहाँ गहरी खामोशी थी। दरिया का पानी खामोशी से बह रहा था। जहाँ दरिया का पाट हमारे शहरों की किसी बड़ी नहर जितना था, दूसरे किनारे के दरख्तों के हयूले अंधेरे में भूतों की तरह नजर आ रहे थे। मुझे रात का कुछ वक्त यहाँ गुजारना था। घड़ी मेरे पास नहीं थी। मैं 9:30 बजे चंद्रनगर के घाट पर उतरा था। 8.5 मील का फासला पैदल चलकर तय किया था। इस वक्त ज्यादा से ज्यादा रात के 11 बजे, पौने 11 बजे होंगे। मैं आधी रात के बाद अपने टारगेट की तरफ बढ़ना चाहता था। अंधेरे में आप ज्यादा देर तक रहें तो थोड़ा बहुत नजर आने लगता है। मुझे भी अपने हाथ पांव और झाड़ियां अंधेरे में नजर आ रही थीं। मेरी नजरें पुरानी इमारत वाले टिब्बे की दरिया की तरफ वाली घाटी पर थीं। मुझे उसी जानिब से ऊपर टिब्बे पर चढ़ना था। ऊपर टिब्बे पर भी खामोशी थी। कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये इलाका वैसे भी चंद्रनगर शहर से दूर था। इर्द गिर्द कोई आबादी भी नहीं थी। सारी बातें मेरे प्लान के हक में जाती थीं। मैं दरिया के किनारे सरकंडों के पास बैठा था और थोड़ी थोड़ी देर बाद टिब्बे पर जलते दोनों बल्ब देख लेता। सबसे पहले मुझे टीले के ऊपर चढ़ना था। ऊपर पहुंचने के बाद मुझे तहखाने के जीने तक पहुंचने की हिकमत अमली तय करनी थी। जहां मैं बैठा वहां से मुझे सिक्योरिटी फोर्स के फौजी नजर नहीं आ रहे थे। उनकी किसी किस्म की कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। आखिर जब मैंने महसूस किया कि कमांडो एक्शन का वक्त आ गया है तो मैंने अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह से मदद की दुआ मांगी और उठकर दरिया से हटकर टिब्बे की घास की तरफ अंधेरे में चल पड़ा। मैं इंतहाई चौकस होकर चल रहा था। जहां भी किसी सिपाही की मौजूदगी का खतरा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। सारा इलाका खाली था। टिब्बे की घाटी के दामन में आकर मैंने ऊपर निगाह उठाकर देखा। ढलान की मुश्किल नहीं थी। ये घाटी मैं दिन की रोशनी में भी देख चुका था। ढलान ऊपर तक साफ थी। कहीं कहीं कोई झाड़ी दिखाई दे रही थी। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और झुककर घाटी पर चढ़ने लगा। मुझे चढ़ने में ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आ रही थी क्योंकि घाटी की ढलान सीधी नहीं थी। मैं दोनों हाथों से गीली घास को पकड़कर और नीचे पांव जमा जमा कर ऊपर चढ़ रहा था। फासला काफी था। एक जगह झाड़ी सामने आ गई। मैं उसकी टहनियों को पकड़कर वहीं बैठ गया और देखने लगा। ऊपर पुरानी इमारत के खंडर का पिछला हिस्सा अंधेरे में किसी किले की दीवार की तरह नजर आ रहा था। वहां रोशनी बिल्कुल नहीं थी। ये बात मेरे लिए मुफीद थी। थोड़ा सांस लेकर मैं दोबारा ऊपर चढ़ने लगा। आखिर मैं ऊपर पहुंच गया। मैंने सर जरा सा उठाकर बाएं तरफ देखा। मुझे मालूम था कि तहखाने का रास्ता इसी तरफ है। उस तरफ की दीवार काफी आगे गुआई हुई थी। कोई इंसान नहीं था। कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं ऊपर होकर बैठ गया। फिर झुककर आहिस्ता आहिस्ता चलता पुरानी इमारत की दीवार के पास उस जगह आकर बैठ गया जहां दीवार दो तरफ घूम जाती थी, जहां मुझे सारा मंजर साफ नजर आ गया। मुझसे कोई 10 कदमों के फासले पर 2 फौजी सामने वाली दीवार के आगे बेदिली से सुस्त कदमों के साथ चलकर पहरा दे रहे थे। तहखाने के जीने वाला हिस्सा जहां से दाएं तरफ थोड़ा हटकर था, जो बल्ब की रोशनियों में भी मेरी निगाहों से ओझल था। दोनों आर्मी की सिक्योरिटी फोर्स के बावर्दी फौजी थे। राइफलें उनके कांधों पर लगी थीं। कोई गबरू जवान फौजी नहीं थे। कद काट से बंगाली या मद्रासी लग रहे थे। टहलते टहलते आपस में बातें करने लगे। मुझे कुछ मालूम ना हो सका कि वो बंगला में बात कर रहे हैं या किसी और जबान में। मैं सिर्फ उनकी आवाज ही सुन रहा था। फिर उनमें से एक फौजी वहीं चबूतरे पर बैठ गया। उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगा लिया। जहाँ 2 खंभों पर बिजली के 2 बल्ब चल रहे थे जिनकी काफी रोशनी थी। मैं सांस लेकर दीवार की ओट में बैठा बड़े गौर से इन फौजियों की एक एक हरकत को नोट कर रहा था। ये कोई आम सिविलियन आदमी नहीं थे। फौज की तरबियत याफ्ता फौजी थे। इनको काबू करना इतना आसान नहीं था। लेकिन मैं भी कोई आम दुकानदार या मजदूर टाइप का आदमी नहीं था। मैं एक तरबियत याफ्ता कमांडो था, बल्कि तरबियत और ट्रेनिंग में मैं इनसे 10 कदम आगे था। जो ट्रेनिंग एक कमांडो को दी जाती है वो उस ट्रेनिंग से बहुत मुख्तलिफ होती है जो एक आम फौजी को मिलती है। मैं इसी तरह अंधेरे में बैठा इन फौजियों को गहरी नजरों से देख रहा था, जिस तरह कोई अय्यार चीता अपने शिकार के बिल्कुल करीब पहुंचकर उसे अपनी जद में लेकर इस इंतजार में होता है कि कब बिजली की तरह लपक कर शिकार को अपने कब्जे में ले। फर्क सिर्फ यही था कि मुझे अपने शिकार पर झपटना बिल्कुल नहीं था, बल्कि मुझे अय्यारी और अक्ल से काम लेते हुए शिकार को उस जगह बुलाना था जहां मुझे उसे आनन फानन दबोच लेना था। सारा प्लान मैंने अपने जहन में तैयार किया हुआ था। जब मैंने महसूस किया कि अब मजीद इंतजार खतरनाक हो सकता है तो मैं दीवार के साथ बैठे बैठे अंधेरे में 3-4 कदम पीछे हट गया। फिर उठकर खड़ा हो गया। पतलून की जेब से जहरीला बॉल पॉइंट निकालकर अपने सीधे हाथ में इस तरह मजबूती से पकड़ लिया जिस तरह पिस्तौल पकड़ा जाता है। मैं जहां जहरीले बॉल पॉइंट से हमला करना चाहता था, एकदम से दुश्मन को दबोचकर उसकी गर्दन तोड़ने में खतरा था कि कहीं थोड़ी सी भी आवाज पैदा न हो जाए। इस तरह दूसरा फौजी दौड़कर वहां आ सकता था। उस वक्त खुदा से यही दुआ मांग रहा था कि बॉल पॉइंट कहीं धोखा न दे जाए, इसमें से जहरीली सुई फायर हो जाए। फायर न होने की सूरत में भी मैं पकड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि एक तो मुझे अंधेरे में लेट कर फायर करना था,
दूसरे फायर न होने की सूरत में दूसरा और तीसरा फायर भी कर सकता था, क्योंकि बॉल पॉइंट पेंसिल से जब जहरीली सुई शूट होती थी तो मामूली सी आवाज भी पैदा नहीं होती थी, जहां यही हथियार कारगर हो सकता था। क्योंकि दुश्मन 2 बल्कि 3 थे। एक होता तो मैं बड़ी आसानी से उसे दबोच लेता। जब मैंने जहरीला बॉल पॉइंट खास जाविये से अपने हाथ में ले लिया तो वहीं अंधेरे में लेट गया और कोहनियों के बल रेंग कर थोड़ा आगे झाड़ियों के पास हो गया। फिर मैंने वही हरबा इस्तेमाल किया कि आमतौर पर ऐसे मौकों पर किया जाता है। मैंने हाथ से जमीन को टटोल कर एक छोटा सा पत्थर उठाया और जरा आगे करके उछाल दिया। पत्थर जमीन पर गिरा तो उसकी आवाज पैदा हुई, मगर दोनों फौजियों में से किसी ने उस आवाज की तरफ तवज्जो न दी। मैंने दूसरा पत्थर उछाला, ये जरा बड़ा पत्थर था, उसकी ज्यादा आवाज पैदा हुई। दोनों में से किसी एक फौजी ने बुलंद आवाज में कहा, देखो उधर क्या है। ये हिंदुस्तानी जबान में जुमला अदा किया गया था। दूसरे फौजी ने बंगला जबान में कुछ कहा और फिर मुझे उसके भारी जूतों की आवाज अपनी तरफ आती सुनाई थी। मैं अंधेरे में जमीन के बिल्कुल साथ लग गया। मेरा एक रुखसार जमीन पर उगी हुई गीली घास के साथ लगा था। मैंने देखा कि एक फौजी मेरी तरफ पड़ा चला रहा है। अपनी फौजी ट्रेनिंग पर गैर शऊरी तौर पर अमल करते हुए राइफल उसने कांधों पर उतार कर अपने हाथों में पकड़ ली थी, मगर अलर्ट होकर नहीं आ रहा था, ढीले ढाले अंदाज में आ रहा था। वो झुककर अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। उसने ऊंची आवाज में दूसरे साथी से बंगला जबान में कुछ कहा। मैंने बिल्ले का लफ्ज सुना। गालिबन उसने कहा था कि कोई बिल्ली वगैरह थी चली गई है। ये बंगाली हिंदू फौजी था। वो झुककर चलता मेरे बिल्कुल करीब आकर सीधा खड़ा हो गया। उसने अपने आप से कोई बात की और वापस जाने के लिए मुड़ा। जैसे ही वो मुड़ा उसकी एक टांग की पिंडली मेरे बिल्कुल सामने आ गई। मैंने जहरीले बॉल पॉइंट वाला हाथ उठाया और फायर कर दिया। बॉल पॉइंट की नोक और फौजी की पिंडली का फासला उस वक्त ज्यादा से ज्यादा 2 इंच का होगा। मेरी हथेली को महसूस हुआ कि खुफिया बटन दबाने से जहरीली सुई बॉल पॉइंट से हल्की सरसराहट के साथ फायर हो गई थी। इसका सबूत मुझे फौरन ही मिल गया। ये भारतीय फौजी मेरे बिल्कुल करीब खड़ा था। मैं जमीन पर मुंह के बल लेटा हुआ था। खुदा का शुक्र है कि वो मेरे ऊपर नहीं गिरा। उसी लम्हे वो पहलू की जानिब इस तरह गिरा जिस तरह कोई आदमी लकड़ी के लठ को पकड़ कर खड़ा हो, फिर उसे छोड़ दे और लठ धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। इस फौजी के गिरने से काफी आवाज पैदा हुई। मैं चाहता था कि ज्यादा आवाज पैदा हो। मैं बिजली जैसी तेजी से उठकर दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। आवाज सुनकर दूसरे फौजी ने उसका नाम लेकर पुकारा। अब मैं भूल गया हूं कि उसने क्या नाम लिया था। जब उसे कोई जवाब न मिला तो उसके फौजी बूटों की आवाज आई। वो मेरी तरफ आ रहा था। मैं दीवार के साथ खिसक कर उस मकाम पर अंधेरे में आकर खड़ा हो गया था जहां से दीवार दूसरी तरफ घूम जाती थी। फौजी जूतों की आवाज बिल्कुल करीब आ गई और फिर मैंने दूसरे फौजी को देखा। उसने भी राइफल कांधे से उतार कर हाथों में थाम ली थी और तशवीश के लहजे में अपने साथी का नाम लेकर उसे आवाजें दे रहा था। जैसे ही वो मेरे करीब से गुजरकर आगे जाने लगा, मैंने बॉल पॉइंट पेंसिल की नोक उसकी गर्दन पर लगाकर फायर की। वो कुछ बोला था। मुझे याद है उसने एक हाथ अपनी गर्दन की तरफ बढ़ाया था। शायद उसका ख्याल था कि किसी चूंटी ने उसकी गर्दन पर काटा है और वो हाथ से चूंटी को मसलने लगा था, मगर साइनाइड जहर ने उसे इतनी ज्यादा मोहलत न दी। वो मुंह के बल आगे को गिर पड़ा। मैं अंधेरे में साकित होकर खड़ा रहा। मैं यकीन करना चाहता था कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्स के ये दोनों फौजी मर चुके हैं। दूसरी तरफ से रोशनी का अक्स उन पर पड़ रहा था। वो बेहिस्सो हरकत से जमीन पर पड़े थे। मैंने बॉल पॉइंट जेब में डाली और झुककर दोनों लाशों की गर्दनों पर हाथ रख दिए। दोनों के दिल बंद हो चुके थे। गर्दन के करीब धड़कने वाली रगें साकित हो चुकी थीं। एहतियात के तौर पर मैंने दोनों की राइफलें उठाकर झाड़ियों में छुपा दी और अपने दूसरे और असली टारगेट की तरफ चल पड़ा। ये टारगेट पहले से ज्यादा मुश्किल था, लेकिन एक आसानी जरूर थी कि टारगेट तक पहुंचने का रास्ता साफ हो गया था और मुझे खंभों पर थोड़े थोड़े फासले पर जलते बल्ब की रोशनी में तहखाने के जीने की तरफ जाना था, जहां पहले से एक फौजी पहरे पर मौजूद था और जिसे मैंने डिब्बे की घाटी की तरफ आते हुए दूर से देख लिया था। खतरा सिर्फ एक ही था कि मेरा गलत हाथ पड़ जाने से फौजी राइफल का फायर न कर दे। फायर की आवाज से इर्द गिर्द के वो फौजी जो यकीनन वहां इमारत के किसी न किसी कमरे में मौजूद होंगे अलर्ट हो सकते हैं। उनके आने से मेरा सारा मंसूबा खाक में मिल सकता था। अगरचे मुझे यकीन था कि रात को पहरा देते हुए गार्ड्स ने अपनी राइफलों के सेफ्टी कैच आगे नहीं किए होते, क्योंकि आमतौर पर ऐसा इमरजेंसी की हालत में किया जाता है। लेकिन कुछ पता नहीं था कि रात की ड्यूटी पर मौजूद सिपाहियों को ऑर्डर मिला हो कि राइफलों के सेफ्टी कैच आगे करके पहरा दें, ताकि इमरजेंसी की हालत में वो फौरन फायर छौंक सके। राइफल का सेफ्टी कैच आगे करके मैगजीन चैम्बर में डालने से 2-3 सेकंड लगते हैं, लेकिन अगर राइफल पहले से तैयारी की हालत में हो तो फायर करने के लिए सिपाही को सिर्फ ट्रिगर पर उंगली का दबाव ही डालना पड़ता है। तमाम बातों को जहन में रखते हुए मुझे हमला करना था। मैंने दीवार की ओर से सर आगे करके देखा। सामने रोशनी में खुली जगह साफ नजर आ रही थी। वो चबूतरा खाली था जिस पर थोड़ी देर पहले सिक्योरिटी फोर्स का सिपाही बैठा सिगरेट पी रहा था। मुझे इस चबूतरे के करीब से गुजरकर दूसरी तरफ जाना था, क्योंकि तहखाने का जीना दूसरी जानिब था। अब वक्त जाया करने का वक्त नहीं था।
मैं दीवार की ओट से निकला और झुककर तेज तेज कदमों से दौड़ता हुआ चबूतरे की ओट में होकर बैठ गया। मैं इस तरह दौड़कर आया था कि मेरे कदमों की आवाज़ वहां से ज़्यादा दूर नहीं जा सकती थी। एक लम्हे के लिए जैसे बैठा वैसे ही बैठा रहा।